नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज अपने विशेष इस प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रोफेसर गौरव बल्लभ जी। गौरव बल्लभ जी सब परिचित हैं इनके नाम से, इनके चेहरे से। गौरव बल्लभ जी पहले कांग्रेस में थे, एक दिन पहले ये बीजेपी में आए हैं। सीए हैं पेशे से और काफ़ी प्रखर प्रवक्ता रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन अब बीजेपी के साथ है। गौरव जी स्वागत है आपका। आपसे कल से लेकर के आज तक आपके जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने देखे, जितने भी आपके बयान देखे, सब ने आपसे ये पूछा कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी। सब ने ये पूछा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल मैं भी चूंकि जान गया, आपने इतनी बार बताया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस ज्वाइन क्यों की थी? कांग्रेस में क्या देखा था आपने जो कांग्रेस ज्वाइन करने की आपकी इच्छा हुई? आपने मुकेश जी अच्छा सवाल पूछा। जी। और मुझे अभी तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। जी। तो सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। थैंक यू। देखिए, जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, जब कांग्रेस के संसद में 42 सांसद थे, लोकसभा में जी। 42, और मुझे ऐसा लगा कि एक ग्रांड ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी में नए आइडियाज के, नए एस्पिरेशनल इंडिया की, नए लोगों की एक फिटमेंट हो पाएगा। क्योंकि मैं पीवी नरसिम्हा राव साहब का पॉलिसीज जो थी, लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब उस समय वित्त मंत्री थे, बिल्कुल। आपको याद होगा, बिल्कुल। उनके कार्यकाल और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से मैं इकोनॉमिक के रूप में बहुत प्रभावित था। बिल्कुल। और उन उन पॉलिसीज ने देश को एक इकोनॉमिक दिशा दी थी। तो मुझे लगा कि वही माइंडसेट आज भी कांग्रेस में होगा। और मेरे को लगा कि जब मैं आर्थिक विषयों का एक विद्यार्थी हूं, तो मैं आर्थिक विषयों के अंदर पार्टी में बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगा। इसलिए इस माइंडसेट से मैंने 42 सांसदों वाली पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन किया। बिल्कुल। ये सवाल मैंने क्यों पूछा ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब आप एक साल पहले हमारे सुदर्शन न्यूज़ का कॉन्क्लेव था, हमारे सीएमडी सुरेश चौहान के जी इस कॉन्क्लेव में थे और आप आए थे, शायद उनसे मुलाकात हुई थी। अभी मेरे सर से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि आप में जो है सनातन के प्रति जो है काफ़ी लगाव है, झुकाव है, और आप सनातन का काफ़ी सम्मान करते हैं और बिल्कुल। हिंदू धर्म से काफ़ी करीबी से जुड़े हुए हैं। तो उस दिन हमारे सीएमडी सर ने आपको कहा था कि आप जो है गलत जगह पे हैं और आप किसी न किसी दिन जो है बीजेपी आएंगे। तो ये जो आज जब आए तो हमें वो पूरा रिकॉल हो गया, इसीलिए मैंने बोला कि शुरुआत यहीं से की जाए। तो क्या था, क्या देखिए ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट जो है आपका हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए आइडियोलॉजिकल शिफ्ट नहीं हुआ मुकेश कुमार जी। जी। आइडियोलॉजी तो मेरी तीन चीजों में अनकॉम्प्रोमाइजेबल, अनएक्सक्यूजेबल, अनपार्डनेबल। जी। नंबर वन, हम्म। धर्म की रक्षा, राष्ट्र की ग्रोथ, और तीसरा जो ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमीज है, इकोनॉमी को खुला करके सबका जो साथ और सबका विकास की आइडियोलॉजी से मैं हमेशा उसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहा हूं। जी। पर जब कांग्रेस पार्टी, जब सनातन विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेता अपने बयान देते हैं, कांग्रेस पार्टी के एलाइज अपने बयान देते हैं, और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, तो वह एक मौन स्वीकृति है सनातन विरोध की। मैंने कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेताओं को इसके बारे में अवगत कराया, पर बिल्कुल। मेरी बातों को उन्होंने गौण किया। दूसरी बात मुकेश जी, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के न्योते के बाद, आप देखिए, आप तो मीडिया में रहते हैं, उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी की ओर से एक भी प्रयास वार्ता नहीं करी, बिल्कुल। एक टीवी शो भी नहीं किया। और मैं बार बार उनको ये कहता रहा कि पॉलिटिकल लाभ हानि नहीं, आप इस न्योते को ठुकरा के महापाप कर रहे हो। लाभ हानि तो बाद में आती है, पाप पहले होता है, और पाप और पुण्य का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इस न्योते को मत ठुकराइए। वहां उस महान दिन के दिवस के दिन, उस प्राण प्रतिष्ठा में जाने का अवसर जब आपको मिला है, उस अवसर पे जाइए। मेरे जैसे लोगों को अगर अवसर मिल जाता तो मैं अपने आप का ये जीवन धन्य मान लेता। और तीसरी चीज, आज कांग्रेस पार्टी अब मोदी जी का विरोध करते करते उस स्तर पर आ गई है कि वह अपनी स्वयं की पुरानी नीतियों का विरोध करती है। बिल्कुल। क्या हमारे देश में अब पैसा लगा के, आइडिया को लगा के वेल्थ जनरेट करना पाप है? क्या ये असंवैधानिक और अवैधानिक है?
सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली बोलो, सुबह से शाम प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली बोलो। तो आपने देखा होगा, मैंने अपने पत्र में भी कहा कि ना तो बिल्कुल। मैं सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं, और ना ही मैं सुबह से शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को, जो देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, उनको गाली दे सकता हूं। इसलिए मुझे माफ करो। बिल्कुल, ये बहुत ही क्लियरली आपने कहा और सब कोई समझते थे। और मैंने आपको जितना जाना है, आप पेशे से सीए हैं, एक्सेल आरआई जमशेदपुर से आपका संबंध रहा है। 2 बार आपने चुनावी राजनीति में भी हिस्सा लिया, 2 बार चुनाव आपने लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन लोग उसको याद नहीं रखते। लोग गौरव बल्लभ को इसलिए याद करते हैं क्योंकि ये बीजेपी के जो प्रवक्ता थे, उनके छक्के छुड़ा देते थे जब कभी डिबेट होता था या जब कभी मुकाबला होता था, तो उसके लिए आपको याद किया जाता था। लेकिन आपने जितनी महत्वपूर्ण बातें, जो राम मंदिर का लोकार्पण, जो शिलान्यास वाला जो मामला चल रहा था, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें आप पार्टी को बताई, तो पार्टी में किस लेवल पे आपने बताई? क्या आपने पवन खेरा को बताई, या आपने हेड को बताई, या क्या मुकेश राहुल कुमार जी, गांधी तक आपका अप्रोच था? मुकेश जी। मुकेश कुमार जी, जिनका आपने नाम लिया वो जी। तो पीए लोग हैं। पीए लोगों से तो मैंने कभी बात ही नहीं बिल्कुल। करी। मैंने हर सीनियर नेता, मैं हम्म। नाम नहीं लूंगा, हम्म। पार्टी के हर सीनियर नेता जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, हम्म। सबको जाके बोला कि राम मंदिर में नहीं जाना एक तरह का पाप। मैंने सबको जाके बोला कि सनातन पर चुप्पी, हम्म। सनातन के पे गाली पे चुप्पी, आप सनातन पे गाली दे रहे हो। मैंने सबको जाके बोला कि देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना, कोई भी विनिवेश हो मुकेश जी, बिल्कुल। भले एयर इंडिया एक औद्योगिक समूह खरीदे तो कांग्रेस पार्टी उस औद्योगिक समूह को गाली देती है। कोई औद्योगिक समूह का कोई चेयरमैन या सीईओ सरकार की तारीफ कर दे तो अगले दिन से उस सीईओ और उस औद्योगिक घराने को गाली देना। अरे, विपक्ष का काम सकारात्मक आलोचना करने का होता है। बिल्कुल। गाली देके भागने का काम विपक्ष का नहीं होता। अगर गाली दी जाए तो ये बताओ कि सही रास्ता क्या है। कांग्रेस पार्टी ने कभी मेरी इन बातों को तवज्जो नहीं दिया। हाँ, मैं आपको ये गर्व से कह सकता हूँ मुकेश जी, कि मैंने जब जब प्रेस वार्ता करी तो नीतियों के खिलाफ प्रेस वार्ता करी, और उस नीति में क्या ट्वीक होना चाहिए, क्या उसमें परिवर्तन होना चाहिए, उसके बारे में भी अपने व्यूज और अपने पर्सपेक्टिव्स देश की महान जनता के सामने रखे। बिल्कुल, ये सही कहा आपने इस वर्ग के लिए। एक चीज़ मैं आपकी टाइमिंग को लेकर के थोड़ा सा मैं असहज हूँ। आपने सनातन धर्म को लेकर के और सनातन परंपरा और राम विरोध को लेकर के कांग्रेस का विरोध किया, और अब जाकर के आपने छोड़ा है। जिस दिन 22 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो उस जब जब कांग्रेस ने ये फैसला किया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे और आप उसे पाप समझ रहे थे, तो उस दिन भी आप चाहे तो कांग्रेस को छोड़ सकते थे और उस दिन शायद मैसेज कुछ और अच्छा जाता। तो वो दिन और आज का दिन थोड़ा लोग टाइमिंग, चूंकि राजनीति में लोग टाइमिंग का भी एक तरीके से जो है काउंट करते हैं, ये टाइमिंग क्यों? तो मैं यही पूछूंगा कि वो टाइमिंग क्यों नहीं, 22 जनवरी को क्यों नहीं, आज क्यों? मुकेश जी, उस दिन अगर आप मेरी ट्विटर की टाइमलाइन जाके देखें जी। तो उस दिन मैंने भगवान श्री राम का जो उदयपुर में मंदिर है उसके सामने जाके अखंड रामायण का पाठ किया। आप मेरी टाइमलाइन में जाके वो चेक कर सकते हैं। मैंने मैं टाइम इसलिए लिया मुकेश जी, हम्म। क्योंकि लोग ये ना कहे कि मैं टिकट के लालच में चले गया। मैंने सारे टिकटों का वितरण होने दिया, सारी पार्टियों का, ताकि लोगों को ये पता लगे कि मेरे वैचारिक इश्यूज है, ये छोटे मोटे टिकट के इश्यूज नहीं है। मैं चुनाव लड़ना चाहता नहीं लड़ना चाहता, इस बहुत छोटी बात है। बिल्कुल। इनका भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का निर्णय बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये छोटी बातें, इसमें मैंने दिमाग नहीं लगाया। मैं 4 महीने तक, जब से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का निर्णय किया, तब से मैंने एक भी प्रेस वार्ता नहीं करी, एक भी टीवी अपीयरेंस नहीं करी। पार्टी के हर बड़े नेता के पास मैं अपनी चिट्ठी लेके, जिस चिट्ठी में जो ब्यौरे मैंने लिखे, वो ब्यौरे लेके हर बड़े नेता के पास गया, उनको अपनी बात कही, पर उन्होंने मेरी बातों को नगण्य और तुच्छ माना। तो इतने दिनों से ये सारी चीज़ें चल रही थी, आपको लेटर दे रहे थे, सारे नेताओं से बात कर रहे थे, और आप टीवी डिबेट में अपीयर भी नहीं हो रहे थे।
ये तो मैंने नोटिस नहीं किया, जब आप कह रहे हैं तो अब मुझे लग रहा है कि सही में उसके बाद से आपको कभी मैंने टेलीविज़न पे डिबेट करते नहीं देखा। तो क्या कभी पार्टी की तरफ से, क्योंकि जो परंपरा है, मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों में जब मैं अपने प्रोग्राम के लिए गेस्ट के लिए बोलता हूँ तो वो बोलते हैं जी कि हमारा एक सेंट्रल नंबर है, उस सेंट्रल नंबर पे आप बात कीजिए, वही आपको देंगे। तो जब आप लोगों का अलॉटमेंट, तो क्या उस समय किसी ने पार्टी की तरफ से आपको अप्रोच नहीं किया कि आप जाइए? आप पार्टी छोड़िए, हम्म। देश के बड़े बड़े चैनलों ने अपने कॉन्क्लेव में आमंत्रित किया, मुझे आने का आग्रह किया, आधा आधा घंटे के 1-to-1 करने का आग्रह किया। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, अमेरिका से एफआरएम मैंने किया हुआ है। मैं हर वर्ष बजट की समीक्षा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ। मैंने पार्टी को वो करने के लिए भी मना किया, क्योंकि जब तक भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के निर्णय को मैंने बदलने का बार बार उनसे आग्रह किया। मैंने तो यहाँ तक कहा कि आप उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, कोई बात नहीं, पर उसको अब 3 महीने होने को आए, कम से कम अब चल लो एक दिन, मैं चलता हूं आपके बिल्कुल, साथ। बिल्कुल। इस पाप को तो खत्म करो, इस पाप के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सारी बातें कांग्रेस के सारे नेताओं को मैंने जा जा के बोली। पर अब मेरा तो ये मानना है, मेरी माताजी बचपन में मुझे एक बात कहा करती थी जो आज मेरे जहन में है, कि भगवान के मंदिर जाना व्यक्ति ने डिसाइड नहीं करता, ईश्वर डिसाइड करता है बिल्कुल, कि उसे बिल्कुल। किसे दर्शन देना है। बिल्कुल, एक चीज़ और भी मैं जानता हूँ कि राम मंदिर नहीं गई है, लेकिन इससे पहले तो मंदिर मंदिर जाते थे जब चुनाव होते थे। तो जब नॉर्थ में चुनाव है तो मंदिर मंदिर राहुल गांधी जाते थे, पूरी पार्टी जाती थी। साउथ में चुनाव होता है तो चर्चेज़ में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। तो राम मंदिर केवल नहीं जाने का फैसला, क्या ये पॉलिटिकल, चूंकि पॉलिटिकल इशूज़ था, बीजेपी के एजेंडे में सर, हमेशा शामिल था? मैं इसको हम्म। पॉलिटिकल लाभ हानि पे नहीं रोक रहा हूं। हम्म। मैं कह रहा हूं ये पाप है, दिस इज सिन। पॉलिटिकल लाभ हानि, सत्ता, संघर्ष, सरकार बहुत छोटी चीजें हैं। अरे वो भाग्यवान लोग होते हैं जिनको इतने महान मंदिर की बिल्कुल। प्राण प्रतिष्ठा में जाने का निमंत्रण मिला। मैं तो उतना भाग्यवान नहीं हूं, मुझे बिल्कुल। नहीं मिला। अगर मुझे मिलता मुकेश जी, मैं 3 दिन पहले वहां जाके अपनी जगह रोक लेता, क्योंकि कई चीजें बिल्कुल। अनकॉम्प्रोमाइजेबल, अनपार्डनेबल, अननेगोशिएबल होती है व्यक्ति के जीवन में। उसमें कोई भी चीज का, अगर मेरे धर्म और मेरे राष्ट्र की ग्रोथ और मेरे राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, ये मेरे 3 मूलभूत प्रिमाइज है, अगर इसको आपने छेड़ा बिल्कुल। तो मैं एक क्षण भी आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, एक चीज़ गौरव जी, आप कितने दिन रहे कांग्रेस में? लगभग 7 वर्ष। 7 वर्ष। तो 7 वर्षों में कभी ये अनुभव नहीं हुआ कि ये सनातन विरोधी हैं, राम विरोधी मैंने हैं, कई पाप? बार कहा, पर जब तक एक 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 ऐसा दिन नहीं आता है जब आपको स्पष्ट पता नहीं चल जाता, तब तक आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते। मैंने कई दफा कहा, मैंने जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का निर्णय आया, उस दिन भी कहा कि हमें इसका स्वागत करना चाहिए। मैंने कहा, और बिल्कुल। सब लोगों को कहा। हालांकि पार्टी ने उस समय इतना हार्श लेटर नहीं लिखा जो अभी प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराने के दौरान लिखा। मुझे ये समझ में नहीं आता मुकेश जी, जो लोग किसी यूपीए सरकार के मंत्री के, मुख्यमंत्री के पीए थे, हम्म। पीए का मतलब पर्सनल असिस्टेंट थे, वो आज कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी कक्षा का मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है, वो आज कांग्रेस की चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। अरे मॉनिटर बने कभी? हम चुनाव लड़े, हमें पता है मुकेश जी। राम मंदिर की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी, मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। उस दिन मैं उदयपुर था, और हम्म। कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझे कह रहे थे, भैया आज हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतने लज्जित हैं, इतने हम में शर्म है कि हम उस पार्टी से संबंध रख रहे हैं जिसने भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया।
बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। एक चीज़ और बल्लभ जी, आप अकेले हैं ऐसे, या और भी आपको लगता है कि कांग्रेस के भीतर में ऐसे सनातनी हैं जो घुट रहे नब हैं और शायद टाइम आए तो वो भी बाहर आ जाए? 90% कार्यकर्ता, हुँ, मुकेश जी, 90% कार्यकर्ता, और जिन राज्यों में मैंने चुनाव लड़ा, राजस्थान और झारखंड, वहां की तो मैं गारंटी लेता हूं, 90% कार्यकर्ता जो पार्टी के स्टैंड है सनातन के विरोध को एक्सेप्ट करना मौन स्वीकृति के द्वारा, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना, सुबह से शाम गालियां देना, वो 90% कार्यकर्ता उसे घृणित और घटिया काम मानते। इसीलिए मेरे लेटर में आपने देखा होगा, हुँ, मैंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है, उसको ग्राउंड कनेक्ट पता ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं पता है? क्योंकि एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, आज ऑल इंडिया चापलूस कमेटी बन चुकी है। वहां पर चापलूसी और मोदी जी को गाली देने में जो व्यक्ति आगे हैं, उसके आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। अच्छा बल्लभ जी, आपने जब लेटर दिया, जब आपने फैसला कर लिया कि अब छोड़ना है, लेटर दिया, तो क्या उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से किसी ने अप्रोच किया आपसे, क्या आपसे पूछा? मुकेश जी, हुँ, देखो, मैंने कल हुँ, भी एक ये बात कही, हुँ, आज पुनः दोहराता हूँ। हुँ, मैं व्यक्तियों की बात, व्यक्तियों पे टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैंने 7 वर्ष जिन लोगों के साथ काम किया, उनके बारे में ओछी बातें मैं आज नहीं करना चाहूंगा। पर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस पार्टी को, पीए जो चला रहे हैं, उन पीएस को बाहर का रास्ता दिखाएं, और जिन लोगों को ग्राउंड की समझ है, जो चुनाव लड़ते हैं, जो देश की नब्ज को समझते हैं, उनको उचित स्थान दें। अन्यथा अन्यथा मुख्य विपक्षी दल तो हाथ से चले ही गया। प्रिंसिपल लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस पार्टी नहीं बन पा रही पिछले 2 इलेक्शन से। अगले चुनाव के जो 2024 के नतीजे आएंगे, तो ऐसा ना हो कि देश की कुछ रीजनल पार्टीज के एमपीज कांग्रेस पार्टी से ज्यादा हो जाए। बिल्कुल। एक सवाल और गौरव जी, क्या जब आपने पार्टी छोड़ दी, उसके बाद जो आपके कार्यकर्ता थे, चूँकि आपने चुनाव भी लड़ा है और ज़मीन पे भी आपके बहुत सारे कार्यकर्ता आपके प्रशंसक हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या बनी? क्या उनकी तरफ से क्या बातचीत हुई? किसी ने उनकी तरफ से प्रतिक्रिया क्या? ये थी कि हुँ, भैया, आपने सही समय पर दृढ़ निर्णय लिया, हम आपके साथ। 90% कार्यकर्ताओं की मेरे सामने ये प्रतिक्रिया थी कि हम कुंठित हो रहे हैं, हमको, हम ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो पीए पीए स्टेनो अच्छे हो सकते हैं, एग्जीक्यूशन अच्छा कर सकते हैं, लेटर अच्छा ड्राफ्ट कर सकते हैं, पर पीए राजनीतिक दल नहीं चला सकते। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी आज एक्स पीएस की पार्टी बन गई, चापलूसों की पार्टी बन गई। वहां पर तरक्की, मोदी जी को गाली की जो तीव्रता है, कि मोदी जी के पिता की गाली बोलो तो आपकी आपकी तरक्की और ज्यादा हो गई। भगवान श्री राम और सनातन के विरोध में और ज्यादा बोलो तो और ज्यादा होगी। मैं इस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। राम मंदिर जाने का प्लान है? कब जाएँगे मैं अयोध्या? तो जा चुका हूँ, मुकेश जी, हुँ, सपरिवार फिर जाऊंगा। बिल्कुल मैं तो जाने, मतलब कांग्रेस जाके में आ रहते हुए गया, आप और कहीं। सब सपरिवार फिर हुँ, जाऊंगा, और गर्व से जाऊंगा, और साथ में अपने दोस्तों को भी ले जाऊंगा, और अगर समय मुझे हुँ। मिला तो 2 दिन वहां रुकूंगा भी। बिल्कुल। एक चीज़ और, समय की भी कमी है। एक सवाल और, कि अब बीजेपी में क्या प्लान है आपका? क्या बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे? बीजेपी मुझे में नहीं प्रवक्ता पता, चाहते ये हैं? सवाल का हुँ, उत्तर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आपको दे सकता है। हुँ, पर मेरा एक प्लान तो पक्का है हुँ। कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत की जो संकल्पना है, उसमें अपना गिलहरी जितना योगदान तो पक्का दूंगा। बिल्कुल। धन्यवाद गौरव वल्लभ जी, हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत ही विशेष बात जो आपने हमने की उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और हमारे साथ अपना महत्वपूर्ण समय जो है वो साझा के लिए धन्यवाद आपका। तो गौरव वल्लभ जी की प्रतिभा का कांग्रेस तो सम्मान नहीं कर पाई, ना ही प्रतिभा का, ना ही उनकी भावना का। लेकिन बीजेपी में वो आए हैं। अब यहाँ देखना है कि गौरव जी की भावना का सम्मान और उनकी प्रतिभा का सम्मान जो है बीजेपी कितना करती है और कितना उपयोग कर पाती है गौरव वल्लभ, प्रोफेसर गौरव वल्लभ का। क्योंकि गौरव वल्लभ ना केवल सीए हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी है और फाइनेंस में अच्छी समझ रखते हैं, और
इनकी बातों से और इनकी प्रतिभा से केवल बीजेपी ही नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी लोग, देश के जितने भी लोग हैं, मीडिया सभी भली भांति परिचित हैं। इसलिए गौरव वल्लभ जैसे लोगों का स्वागत किया जाना चाहिए और उनकी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।